प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज लेकर आया है एक महाबचत ऑफर है न्यू वर्ष के उपलक्ष्य में। तो अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक के ऑनलाइन कोर्स खरीदने पर 80% तक की छूट है वो मिल रही है। अतः आप सभी प्ले स्टोर से अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके कोर्स है वो खरीद सकते हैं। आज मैं हूं आपके सामने लेकर एक नई प्रश्नोत्तरी, और आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो है हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी 6, और प्रश्नोत्तरी का जो विषय है प्रकरण है वो है शब्द युगम। आज की हमारी ये जो प्रश्नोत्तरी है वो शब्द युगम पर आधारित है, और इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अतः जो विद्यार्थी आरपीसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, एसएससी, जीडी एवं अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कक्षा बहुत ही उपयोगी है। तो जुड़े रहे, अंत तक बने रहे। करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, किस क्रमांक में अनल अनिल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? क्या बताना है विद्यार्थियों? अनल और अनिल जो शब्द युगम है उनका हमें सही अर्थ भेद बताना है। ये जो प्रश्न है वो पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। देखिए आप, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युगम का सही अर्थ है। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है जिसमें अनल का अर्थ बताया गया पानी और अनिल का अर्थ बताया गया सूर्य। दूसरे विकल्प में अनल का अर्थ आकाश और अनिल का अर्थ आग। तीसरे ऑप्शन में अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ पानी। चौथे ऑप्शन में अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ हवा। तो कमेंट करके बताइए किस विकल्प है उसमें अनल और अनिल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। तो ये जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा अनल का अर्थ तो होता है आग या अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, जरठ जठर शब्द युगम का अर्थ है। यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड 2017 जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया है। क्या बताना है? जरठ और जठर शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। जरठ का अर्थ बताया गया जड़ी बूटी, जठर का शरीर। जरठ का अर्थ बताया गया वृत्त, जठर का ज्वाला। तीसरा देखिए, जरठ का अर्थ बूढ़ा और जठर का अर्थ पेट। चौथे ऑप्शन में जरठ का अर्थ जवान और जठर का अर्थ है पेट। अब देखिए, जरठ और जठर फर्क क्या है? आगे वाले जो दो व्यंजन हैं उनका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। अब जठर का अर्थ होता है पेट। आपने पढ़ा है ये कि पेट में लगने वाली जो आग होती है उसे कहा जाता है जठराग्नि अर्थात भूख। और जरठ शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जरठ शब्द है ये प्रयुक्त किया जाता है वृद्ध या
बूढ़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, बूढ़ा और पेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड 2014 प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है, क्या बताना है? देखिए, अंश और अंश दोनों में क्या अंतर है? जहां अंश में तालव्य शह का प्रयोग होता है और दूसरा है उसमें दंत्य सह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अंश का अर्थ बताया गया कंधा और दूसरे का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 2 भाग, समाप्ति। ऑप्शन नंबर 3 भाज्य अंक, कष्ट। ऑप्शन नंबर 4 हिस्सा और कंधा। देखिए, विचार कीजिए और अपना कमेंट है वो कीजिए। बताइए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जहां तालव्य से का प्रयोग किया जाता है उस अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग, और जहां दंत्य से का प्रयोग होता है उस अंश का अर्थ होता है कंधा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर द। अंश का अर्थ हिस्सा और जहां दंत्य से है उस अंश का अर्थ होगा कंधा। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा प्रश्न संख्या 3 का। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4। किस क्रम में सही मेल है? यहां शब्द युग्म दिए गए हैं और उनका अर्थ भी दिया गया है। आपको यह बताना है कि किस क्रम में या किस विकल्प में सही मेल है शब्द और अर्थ का। यह प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। देखिए, अंश दंत्य से है उसका अर्थ बताया गया है सूर्य, और अंश में तालव्य से है उसका अर्थ बताया गया है कंधा। क्या यह सही है क्या? पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि जहां तालव्य से होता है ये, इसका अर्थ तो होता है हिस्सा या भाग, और जो दंत्य से होता है उसका अर्थ होता है कंधा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 छात्र का अर्थ बताया है छत्ता और छत्ता का अर्थ बताया है क्षत्रिय, तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 पर विचार कीजिए। 2 तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो पूर्णतया गलत है। अब आप देखिए, विचार कीजिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 पर। तो चलते हैं पहले ऑप्शन नंबर 4 पर। प्रसाद का अर्थ बताया गया मंदिर और प्रासाद का अर्थ बताया है कृपा। क्या सही है क्या? नहीं। देखिए, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है मंदिर या महल। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तुरंग का अर्थ घोड़ा, तरंग का अर्थ लहर। बिल्कुल सही है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। घोड़े के अन्य पर्यायवाची जैसे वाजी है, गोटक है, हये है, तुरंग है, अश्व है, ये घोड़े के अन्य पर्यायवाची होते हैं। और तरंग किसका पर्यायवाची है? लहर। लहर को तरंग भी कहते हैं, उर्मी भी कहा जाता है। इस प्रकार ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। किस क्रमांक में, यहां थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, किस क्रमांक में अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही
अर्थ है। क्या बताना है? अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अवलंब का अर्थ बताया गया है तुरंत और अविलंब का सहारा। अवलंब का अर्थ बताया है शीघ्र और अविलंब का अर्थ आश्रित। अवलंब का अर्थ बताया है सहारा और अविलंब का अर्थ बताया है शीघ्र। और चौथे ऑप्शन में अवलंब का अर्थ बताया है सहारा और अविलंब का आश्रय। देखिए, विचार कीजिए थोड़ा कि क्या सही अर्थ है। अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और जो अविलंब शब्द है ये कैसे बना है देखिए। मूल शब्द है विलंब, विलंब का अर्थ होता है देरी से, उसके पहले लगाया गया है अ उपसर्ग, तो शब्द क्या बन गया? अविलंब। और अविलंब का अर्थ हो गया शीघ्र। इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 5 है उसका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, सहारा और शीघ्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कुछ कुछ, ध्यान से देखना, बताना क्या है? कुछ और कुछ शब्दों का जो युग्म है उसका सही अर्थ बताना है। कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा उत्तर है वो सही होगा। ये प्रश्न है वो पीएसआई भर्ती 2011 में पूछा गया है। देखिए, कुछ में कु है, उसमें लघु उ की मात्रा लगी हुई है जिसका अर्थ बताया गया है उरोज, और जहां दीर्घ उ की मात्रा है कै के साथ उसका अर्थ बताया गया है सेना। दूसरे में कुछ का अर्थ बताया गया है सेना और कूच का अर्थ बताया गया है स्तन। तीसरे ऑप्शन में कुछ का अर्थ बताया गया है स्तन और कूच का अर्थ बताया है कली। ऑप्शन नंबर 4 में कुछ का अर्थ बताया गया है उरोज और कूच का अर्थ बताया गया है प्रस्थान। तो देखिए, जहां कुछ में कै के साथ लघु उ की मात्रा लगी हुई है तो उससे कुछ का अर्थ होता है स्तन, स्तन भी कहा जाता है, उरोज भी कहा जाता है, यानी ये स्तन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ये जो कूच है जिसमें कै के साथ दीर्घ उ की मात्रा लगी हुई है, इस कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। इस प्रकार सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 में द। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्या बताना है? कुंतल और कुंडल। अब देखिए, कुंतल किसे कहते हैं? कुंतल, कुंतल कहा जाता है केश को। केश, बाल, लट, ये हैं किसके पर्यायवाची? कुंतल के। और कुंडल कहा जाता है कान में पहने जाने वाला आभूषण, कान का आभूषण। तो इससे 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, केश और कर्ण आभूषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। किस क्रमांक में शब्द युग्म है? किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ है? यहां शब्दों का जोड़ा दिया गया, युग्म दिया गया है और उनके अर्थ भी बताए गए हैं। आपको बताना है किस विकल्प में सही बताया गया है। तरनी या तरणी भी कह सकते हैं, तरणी, जिसका अर्थ बताया गया है नौका, और तरणी
दीर्घ ई की मात्रा न के साथ उसका अर्थ बताया गया है सूर्य। अनल का अर्थ बताया गया है हवा और अनिल का अर्थ बताया है अग्नि। मरीचि का अर्थ बताया गया है रश्मि और जो मरीचि में बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ बताया गया है रवि। सलील का अर्थ बताया गया है स्वेरी और इस सलील का अर्थ बताया गया है शिष्ट। देखिए क्या तरणी जहां नए में या नए में छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ नौका होता है क्या? नहीं। जहां ये तरणी होगा इसका अर्थ तो होगा सूर्य और जो तरणी में नी बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है नौका। इसलिए पहला ऑप्शन है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अनिल का अर्थ बताया गया हवा और अनिल का अग्नि, यह भी गलत है। अनिल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। मरीचि जहां च के साथ लघु ई की मात्रा है उसका अर्थ बताया गया है रश्मि और मरीचि जहां च के साथ दीर्घ ई की मात्रा है उसका अर्थ बताया है रवि। तो ऑप्शन नंबर जो स है वो बिल्कुल सही होगा। द क्यों नहीं होगा? देखिए सलील का अर्थ बताया गया है स्वेरी और इस सलील का अर्थ बताया है शिष्ट, जो कि गलत है। सलील का अर्थ होता है शिष्ट और इस सलील का अर्थ होता है स्वेरी या जल। जल का भी पर्यायवाची है सलील। तो इस प्रकार 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा श। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। गृह और ग्रह शब्द युगम का अर्थ भेद है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। हम पढ़ते आ रहे हैं कि जहां ग के साथ रील लगी हुई है गृह है, इसका अर्थ तो होता है घर, और जहां ग के साथ र व्यंजन लगा हुआ है उसका अर्थ होता है नक्षत्र भी तो कहते हैं। नक्षत्र या तारा। तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसका ऑप्शन सही होगा द। गृह का अर्थ घर और ग्रह का अर्थ हो गया तारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युगम का सही अर्थ है? क्या बताना है? परिमाण और परिणाम। देखो परिमाण, परिमाण क्या होता है? जिसको मापा नापा तोला जा सके उसे तो कहते हैं परिमाण। यानी जो किसी भी क्वांटिटी में हो या किसी भी मात्रा में हो या किसी भी प्रकार की अन्य इकाई में जिसको मापा तोला जा सके वो तो कहलाता है परिमाण। और परिणाम का अर्थ आपको पता होगा नतीजा। तो यहां ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ब। परिमाण का अर्थ मात्रा और परिणाम का अर्थ है नतीजा। तो इस प्रकार जो 10वां प्रश्न था उसका सही उत्तर है ब। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। समश्रुत शब्द प्रीथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है? प्रीथा और प्रथा। देखिए जहां पे के साथ रील लगा हुआ है प्रीथा, इसका प्रयोग किया जाता है कुंती के लिए। पांडवों की जो माता थी कुंती, उनके लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। और जो प्रथा है इसका प्रयोग किया जाता है रीति रिवाज या परंपरा, उनके लिए प्रथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रथा का अर्थ दिया गया है कुंती और प्रथा का अर्थ दिया गया है रीति रिवाज या परंपरा। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें ब सही। प्रथा का अर्थ कुंती और प्रथा का अर्थ रीति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12 क्या है? 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? पायस पावस शब्द युगम का सही अर्थ है। देखिए पायस शब्द है वो बना है पय से, और पय कहा जाता है दूध को।
और पावस का अर्थ होता है वर्षा। इस प्रकार 12वां प्रश्न है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पायस का अर्थ है खीर बताया गया है और पावस का अर्थ बताया गया है वर्षा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। उपल उत्पल युग्म का सही अर्थ है, क्या बताना है? उपल और उत्पल युग्म का सही अर्थ बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? उपल का अर्थ बताया है कमल और उत्पल का अर्थ बताया है पत्थर। ऑप्शन नंबर बी में पत्थर और फूल। ऑप्शन नंबर सी में फूल और ओला। ऑप्शन नंबर ड में पत्थर और कमल। तो देखिए उपल शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? ये पत्थर है, प्रस्तर है, पाहन है, पाषाण या ओला शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। उत्पल है, उत्पल शब्द किसका पर्यायवाची है? उत्पल शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है। तो इस 13वें प्रश्न में क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट आना चाहिए आपका। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। तो ये जो 13वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा उपल का पत्थर और उत्पल का कमल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ है? क्या बताना है? कुल और कूल शब्द का सही अर्थ बताना है। कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है कुल का अर्थ है वो योग भी होता है, वंश हो गया, वंश है, योग है। ठीक है, और कूल, कूल का क्या अर्थ होता है बताइए? कूल, देखिए कूल शब्द है वो हिंदी भाषा का है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि भ्रम में पड़ जाते हैं और इसे अंग्रेजी के COOL कूल मान लेते हैं, जिसका अर्थ होता है ठंडा। नहीं, ये हिंदी भाषा का शब्द है कूल, जिसका अर्थ होता है किनारा। इस प्रकार देखिए किस क्रमांक में कुल का अर्थ वंश या योग दिया हुआ है और कूल का अर्थ किनारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें द। कुल का अर्थ बताया गया वंश और कूल का अर्थ बताया गया है किनारा, तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। परिणय और परिणय का सही अर्थ है। परिणय, परिणय का सही अर्थ है, परिणय का अर्थ बताया गया है प्रेम और परिणय का विवाह है। परिणय का अर्थ बताया गया है विवाह और यहां बताया गया है प्रेम। परिणय का अर्थ बताया गया है प्रीति और इस परिणय का अर्थ विवाह है। परिणय का विवाहित और परिणय का प्रेम। तो देखिए परिणय का अर्थ होता है विवाह है और परिणय का अर्थ होता है प्रेम या प्रीति, प्रेम या प्रीति, राग, अनुराग। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए परिणय का तो विवाह है और परिणय का प्रेम, तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ब। परिणय का अर्थ है विवाह है
और परिणय का अर्थ है प्रेम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16वें प्रश्न में निर्वाण और निर्माण शब्द युग्म का सही अर्थ है? निर्वाण और निर्माण, देखिए ध्यान से। निर्वाण, निर्माण, आपको पता है निर्माण का अर्थ होता है बनाना या रचना करना। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति, मोक्ष या मुक्ति। अब देखिए किस विकल्प में सही उत्तर दिए गए हैं, बताइए किस विकल्प में सही उत्तर है? निर्वाण का अर्थ बनाना और निर्माण का मोक्ष, नहीं, गलत हो गया। निर्वाण का रचना करना और निर्माण का मोक्ष, देखिए निर्वाण बनाना और निर्माण मोक्ष, नहीं, गलत है। निर्वाण का रचना और निर्माण का मोक्ष, यह भी गलत है। निर्वाण का मोक्ष और निर्माण का बनाना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर द सही क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन द में निर्वाण का तो मोक्ष सही दिया गया है, लेकिन निर्माण का क्या दे दिया? कमी, जबकि निर्माण का अर्थ होता है बनाना, रचना करना। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 17। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अविराम और अविराम शब्द का सही अर्थ है? लगातार, सुंदर, निरंतर, अल्प विराम, सुंदर, आराम, सुंदर, लगातार। देखिए विराम, विराम का अर्थ होता है आराम, और उससे पहले लगा दिया गया ए उपसर्ग, तो शब्द क्या बन गया? अविराम, और अविराम का अर्थ हो गया लगातार, बिना रुके, विराम करना नहीं है, लगातार। और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ क्या होगा? सुंदर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभिराम का अर्थ सुंदर और अविराम का अर्थ लगातार, तो ऑप्शन नंबर होगा द। ठीक है, यह था 17वां प्रश्न जिसका सही उत्तर है द। प्रश्न नंबर 18। आरती, आरती का सही अर्थ है? आरती और आरती का सही अर्थ है, यानी एक आरती में तय के साथ लघु ई की मात्रा है, तो दूसरे आरती में तय के साथ दीर्घ ई की मात्रा है। दोनों का सही अर्थ हमें बताना है। आरती पूजा अर्चना, और इस आरती का अर्थ बताया गया विराम। इस दूसरे ऑप्शन में देखिए, जहां आरती में छोटी टी है उसका अर्थ बताया गया विराम, और उसका अर्थ बताया गया पूजा करना। विराम, लगातार, या कोई नहीं। देखिए जहां आरती शब्द में तय के साथ लघु ई की मात्रा लगी होती है, उस आरती का अर्थ होता है विराम, और जहां तय के साथ दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई हो, उस आरती शब्द का अर्थ होता है पूजा करना या अर्चना करना। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ब। 19वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अली, अली का सही अर्थ भेद है? अली जहां लय में छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो, और अली जहां लय में बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई हो, उस अली का क्या अर्थ है? देखिए अली सखी, भरमर, भरमर मित्र। ठीक है, अली का अर्थ सखी है और उस अली का अर्थ भरमर बताया गया, ये तो पूर्णतया गलत हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। अली का अर्थ भरमर सही है, लेकिन इस अली का अर्थ मित्र नहीं होता है। इस अली का अर्थ मित्र बताया गया है और उस अली का अर्थ भरमर बताया गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? अली का अर्थ भरमर और उस अली का अर्थ क्या होगा? सखी। तो ऑप्शन नंबर तय है
वो पूर्णतया सही है। तो 19 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं आज की हमारी इसी प्रश्नोत्तरी के अंतिम पायदान की ओर और चलते हैं 20वें प्रश्न पर। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए कक्षा बहुत ही उपयोगी है। आप अपना स्कोर चेक करना, और मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो निश्चित रूप से आज की इस प्रश्नोत्तरी में से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 20। आधी आधी शब्दों का क्रमशः सही अर्थ है। आधी जहां दह के साथ लघु ई की मात्रा और जहां दह के साथ दीर्घ ई की मात्रा। आधी प्रारंभ, आधी अंत नहीं, ये तो पूर्णतया गलत है भाई। आदि होता तो मैं प्रारंभ कह देता, लेकिन ये तो आदि है, आदि नहीं है। अगर ये होता आदि तो निश्चित रूप से आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। आदि का अर्थ पूर्व है और आदि का अर्थ पश्चात नहीं, ये भी अर्थ सही नहीं है। आदि, आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट बताया गया है यहां तो, और यहां बताया गया भाग या किसी के दो टुकड़े। इस चौथे ऑप्शन में आदि का अर्थ बताया गया है शारीरिक कष्ट, और आदि का अर्थ बताया गया है मानसिक कष्ट। अब देखिए, एक तो शब्द होता है आधि, एक होता है व्याधि, व्याधि, और एक है आधि, और एक शब्द है आदि। यहां देखिए आदि, देखिए इनका अर्थ क्या होता है। आधि ये कहलाता है मानसिक कष्ट या मानसिक जो रोग होता है उसको बोलते हैं आदि। व्याधि होता है, वो होता है शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। आदि आधा भाग वाली या जिसके क्या कर दिए जाए, दो टुकड़े कर दिए जाएं, उसे कहा जाता है आदि। और इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या होगा? प्रारंभ। तो जो अपना 20वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा शय। आधि जिसमें लघु ई की मात्रा है उस आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और आधि यानी आधा जो शब्द है पुल्लिंग का शब्द होता है आधा, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आधि। अर्थात भाग या किसी के जो दो टुकड़े होते हैं उसे कहा जाता है आधा, और उसका स्त्रीलिंग हो गया आधि। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की हमारी ये प्रश्नोत्तरी थी। 20 प्रश्नों पर कैसी लगी आपको जरूर बताना कमेंट करके। अपना स्कोर भी चेक करना और कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर भी बताना। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में संस्थान के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ ऑफलाइन कोर्सेज है उन पर भी विशेष छूट दी गई है। ये जो ऑफर है ये 5 जनवरी तक प्रवेश लेने पर मान्य है। अगर आप 5 जनवरी तक प्रवेश लेते हैं तो ये ऑफर है वो वैलिड रहेगा, और जिसके तहत सभी ऑफलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट रहेगी, 50% डिस्काउंट रहेगा। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इसके साथ ही संस्था की स्वयं की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध है। तो विद्यार्थियों, जुड़िए अभिज्ञान के साथ। निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।